एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा और उसकी प्रजा शांति से रहती थी। राज्य का राजदूत राजा का अच्छा मित्र था। राजा के पास एक चमत्कारी अंगूठी थी, जिसे राज्य के राजदूत ने राजा को राज्य में पड़ने वाले संकट के समय दिया था। उस गांव में एक धोबी रघु अपने परिवार और एक गधे के साथ रहता था। ये गधा बहुत होशियार था, लेकिन वो अपने मालिक को पसंद नहीं आता था। एक दिन रघु बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। सुमन घर में अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक उनके गधे हीरा की जोर जोर से ढेचू ढेचू की आवाज गूंजने लगी। अरे सुमन, ओ सुमन, जाकर इस हीरा को चुप क्यों नहीं कराती हो? सुबह सुबह मेरी आंख इसकी ढूचू 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 इसी से ही खुलती है। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा हीरा है। उसको पता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। अरे सुमन, पता नहीं हमारा जीवन कब बदलेगा। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के अमीर लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ सिक्के। न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी के परिवार से हो। तुम्हारा बाप भी धोबी था, तुम्हारा दादा भी धोबी था और तुम भी धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। रघु ने गुस्से में अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद रघु अपना सर झुकाते हुए बोला, काश सुमन, अगर कभी राजमहल से राजा के कपड़े धोने को मिल जाए ना, आय हाय हाय हाय, कुछ ज्यादा ही आमदनी हो जाएगी। फिर तो हो सकता है कि शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। लंगूर को हमेशा सपने में अंगूर ही नजर आते हैं। अब राजा महाराजा की बातें बंद करो और ये पोटली पकड़ो, तालाब की ओर चलो। शाम तक जमींदार के कपड़े देने हैं। रघु ने बेमन से पोटली उठाई और सुमन के साथ घर के बाहर आ गया। दोनों ने कपड़ों की पोटली गधे हीरा की पीठ पर रखी और तालाब की ओर पहुंच गए और तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े फटकारते हुए रघु गुस्से से बोला, अरे मुझे सब कुछ याद है सुमन। पिछली बार की बात है, जब एक जमींदार को समय पर कपड़े नहीं मिले तो उसने मुझे कितना अपमानित किया था। दिमाग का दही कर दिया था उसने। मुझे याद है, जमींदार ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। रघु और सुमन चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। हीरा पास ही जमीन पर खड़े खड़े अपनी मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज कानों में टकराई। एक सैनिक घोड़े पर सवार सीधे रघु की ओर आ पहुंचा। क्यों, तुम्हारा नाम ही रघु धोबी है क्या? रघु और सुमन दोनों चौंक कर खड़े हो गए। रघु हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, मेरा नाम रघु धोबी है। क्या बात है? तुम्हारी प्रशंसा राजा अमरजीत ने सुनी है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रघु के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो सुमन की तरफ गर्व से देखकर बोला, सुना सुमन, मेरी प्रशंसा राजमहल तक पहुंच गई और तुम कह रही हो कि लंगूर को सपने में अंगूर नजर आते हैं। अब देखना, अरे अपनी किस्मत भी बदलने वाली है। सुमन ने आंखें घुमाकर रघु की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, ओ धोबी, ज्यादा खुश मत हो। राजमहल ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय राजमहल बुलाया है। अब जल्दी चल। रघु खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद रघु दरबार में प्रवेश कर गया। राजा अमरजीत ने उसे गौर से देखते हुए बोला, तो तुम हो रघु धोबी? जी महाराज, मैं हूँ। दरअसल बात ये है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसने बताया कि उसके गांव का एक व्यक्ति हमारे राजमहल में काम करता है। उसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे वस्त्र धोने का कार्य संभालो। क्यों, संभाल पाओगे ना? रघु की आंखों में खुशी झलकने लगी। महाराज, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूँ। ये काम तो मेरे खून में है महाराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कर लूंगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। राजा अमरजीत ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली लेकर उसे सौंप दी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, रघु कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए। अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा।
लेकिन अगर कपड़े फटे या साफ नहीं हुए तो पुरस्कार की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना, समझ गए ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही इस महल का राज धोबी बना देंगे। इतना बोलकर रघु कपड़ों की पोटली लेकर दरबार से निकल गया। रघु घर पहुंचा और उत्साह से सारी घटना सुमन को बताने लगा। तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर महाराज खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए। कल मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूंगी। अरे बकवास बंद कर सुमन, पिछली बार जब तूने जमींदार के कपड़े रगड़े थे ना तो उसमें छेद हो गया था, तभी तो जमींदार ने मुझे इतना धोया था। अगर गलती से भी महाराज के कपड़े फटे तो इस बार कोड़े खाने पड़ेंगे, समझ गई? ये सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया और वो वहाँ से चली गई। कोड़े खाने का मतलब समझती है ना सुमन? अरे भाई, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कपड़े भी धोऊं और कोड़े भी खाऊं, ना बाबा ना। अगले दिन रघु कपड़ों की पोटली गधे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गया। वस्त्र निकालकर बड़ी सावधानी से उसे धोना शुरू कर दिया। तभी राजा अमरजीत के वस्त्र से एक चमकदार हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई। रघु अंगूठी उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे बाप रे, ये तो ससुरा हीरे की अंगूठी है। इतनी कीमती अंगूठी, हे भगवान, मैं अगर 3 जन्म तक वस्त्र धोता हूँ तो भी इसे नहीं खरीद सकता, और आज ये मुझे ऐसे ही मिल गई। अरे वाह वाह वाह। रघु की नजर पास पड़े अपने गधे हीरा पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। रघु की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख हीरा देख, मेरी किस्मत बदल गई। राजा अमरजीत की जेब से हीरे की अंगूठी निकली है, हीरे की। हाय, अरे राजा को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनके पास तो ऐसे अनगिनत अंगूठियां होंगी, उनमें से एक कम हो गई तो क्या मालूम पड़ेगा। अब तो ये अंगूठी अपने पास ही रखूंगा, मैं रख लेता हूँ इसको। क्यों रे हीरे, है ना? हाँ। रघु ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से वस्त्र धोने में लग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर खड़ा जीतू नाम का व्यक्ति ये सारी घटना देख रहा था। जीतू एक चोर था, लेकिन गांव वालों की नजर में वो एक छोटा सा व्यापारी था, पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर था। अरे वाह वाह वाह, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई। हीरे की अंगूठी है राजा अमरजीत की, लेकिन अब ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगी। आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। तभी जीतू के कानों में ढेचू ढेचू की आवाज पड़ी। उसने पीछे पलट कर देखा तो रघु का गधा हीरा उसके पास टहलते हुए आ गया था। अरे गधा कहाँ से आ गया यहाँ? ओहो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, गधे से डर गया। अरे इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ये और आवाज लगाने लगा तो रघु मुझे देख लेगा। हाँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, चलो। जीतू तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। शाम को रघु वस्त्र धोकर घर पहुँच गया और सुमन को हीरे की अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। अरे ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती लग रही है। हाँ सुमन, राजा महाराज तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं ना, हमारे जैसी थोड़ी ना। उनके लिए अंगूठी मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर ये अंगूठी बेच दूं तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये राजा अमरजीत की अंगूठी है, अगर किसी ने पहचान लिया तो, और इसे हर जौहरी देखते ही पहचान जाएगा। अरे मूर्ख, मैं धोबी हूँ, गधा नहीं। इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा ना, यहाँ क्यों बेचूंगा। चल अब सो जाते हैं, सुबह राजा अमरजीत के वस्त्र दे दूंगा और इस अंगूठी से हम माला माल हो जाएंगे। सुमन ने अंगूठी अलमारी में रख दी और चारपाई पर लेट गई। सुमन और रघु जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो चुकी थी। जीतू एक मोटा कंबल ओढ़े हुए रघु की झोपड़ी के दरवाजे पर आ गया। गधा हीरा बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने जीतू को देखा, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा गधे, क्या मालिक को उठा के ही मानेगा, चुप कर ना। मगर गधा चुप नहीं हुआ, उसकी आवाज और तेज हो गई। गधे की आवाज सुनकर रघु की नींद भी खुल गई। रघु गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। जीतू तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी ढैंचू ढैंचू कर रहा है, रुक जा, आज तो मैं तुझे ऐसा बताता हूँ। आज तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, रुक जा तू। रघु ने गुस्से में गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। रघु गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद जीतू फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। हीरा उदास आंखों से उसे देख रहा था। अरे मूर्ख गधे,
गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा गधा ही रहता है। चल अब तेरे मालिक की किस्मत मैं पलटता हूँ तो उसे सब मिलेगा। रुक जा। जीतू दबे पांव झोपड़ी में घुस गया। उसने धीरे से अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। गधा हीरा दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह की पहली किरण के साथ रघु और सुमन की आंखें खुल गई। ए सुमन, अरे जल्दी उठ, जाओ उस अंगूठी को निकाल कर लाओ, जाओ जाओ। सुमन नींद में आलस के साथ उठकर अलमारी के पास जाकर अंगूठी टटोलने लगी। अरे अरे ये क्या, अंगूठी तो यहाँ है ही नहीं। क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखी थी ना, फिर कहाँ गई? हाँ मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। गुस्से में तिलमिलाया रघु सीधे गधे के पास पहुंचा। ओए हीरा, क्यों रे गधे, जब रात में कोई चोर आया था तो तू मुझे बता नहीं सकता था? बोल अब। गधा दुखी होकर ढेचू ढेचू की आवाज में रोने लगा। अरे अब मैं क्या करूंगा सुमन, ये अंगूठी तो हाथ से गई। सुनो, राजा अमरजीत को तो नहीं पता कि अंगूठी हमारे पास है। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें अंगूठी मिली ही नहीं। हाँ तो और क्या करूंगा, यही तो कहना पड़ेगा। हाथ को आया मुंह को ना लगा। क्या हाल हो गया है मेरा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। रघु कपड़ों की गठरी लेकर सीधे राजमहल पहुंचा, जहां राजा अमरजीत और राजगुरु गंभीर चर्चा में लीन थे। महाराज, ये रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। बकवास बंद कर। अरे तुझे कपड़ों की मजदूरी की पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर आफत आई हुई है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी थी जो अब मिल नहीं रही है। अंगूठी महाराज, उस अंगूठी को खोजना बहुत आवश्यक है। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो भारी विपत्ति आ सकती है। रुको रघु, हमें याद आ गया है, शिकार पर जाने से पहले हमने अंगूठी अपने वस्त्र में रख दी थी और वही वस्त्र धोने के लिए तुझे दे दिए थे। महाराज? हाँ चलो, वस्त्र की गठरी खोलो। रघु ने कांपते हाथों से गठरी खोल दी। राजा अमरजीत ध्यान से वस्त्रों को देखने लगा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। हाँ नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अंगूठी मेरे वस्त्रों में ही कहीं थी। अरे तेरे माथे पर पसीने की बूंदें बता रही है कि तुझे अंगूठी के बारे में कुछ पता है। नहीं महाराज, मुझे कोई अंगूठी के बारे में नहीं पता। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुझे अंगूठी मिली या नहीं मिली, फिर तूने खुद ही क्यों कह दिया कि तुझे अंगूठी नहीं मिली? इसका मतलब ये हुआ कि अंगूठी तुझे मिली है और अंगूठी तेरे पास है। क्यों? महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था, लेकिन सही बताऊं तो कल रात वो अंगूठी चोरी हो गई महाराज, चोरी हो गई वो अंगूठी। क्या? वो अंगूठी चोरी हो गई? हाँ महाराज, मैंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया था। हाँ महाराज, वो चोरी हो गई। मेरी बात कान खोल के सुन, हम तुझे 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में अंगूठी नहीं मिली तो हम तुम्हें सरेआम मौत के घाट उतार देंगे। चलो जाओ यहाँ से। सुनो रघुवीर, मेरी बात कान खोल कर सुनो। उस अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद उसका रहस्य नहीं पता। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कुछ समय पहले पड़ोसी राज्य की नज़र महाराज के राज्य पर थी। उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था। स्थिति अत्यंत विकट हो गई थी और महाराज चाहकर भी युद्ध नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि हमारी सेना शत्रु की सेना की तुलना में बहुत कमज़ोर थी। तब मैंने हिमालय पर्वत की यात्रा करने का निश्चय किया। वहाँ महीनों तक मैंने साधना की और अतः एक सिद्ध साधु से मुलाकात हुई। साधु महाराज को मैंने अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे समाधान के लिए प्रार्थना की और मुझे एक चमत्कारी अंगूठी उन्होंने दी। लेकिन साधु महाराज ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, जब संकट समाप्त हो जाए और राज्य में पुनः शांति स्थापित हो जाए, तब इस अंगूठी को अवश्य लौटा दे। यह अंगूठी केवल एक निश्चित समय तक ही रक्षा कर सकती है। अगर इस समय पर वापस नहीं लौटाया गया तो वो अंगूठी राज्य के लिए संकट का कारण बन सकती है। समझ गए? रघु घर लौट आया और सुमन को सारी घटना बताने लगा। अब क्या होगा? अंगूठी कहाँ ढूंढेंगे? रघु की बात बाहर गधा सुन रहा था, जो बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अंगूठी किसने चुराई है। इधर दूसरी ओर जीतू अंगूठी को देखते हुए बोला, क्यों ना इसे मैं चमनलाल जोहरी के पास बेचूं, वो सही दाम दे देगा।
हाँ चलो। इतना बोलकर जीतू चल पड़ा, लेकिन गधा चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जीतू को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दीपू चमनलाल की दुकान पर चला गया। चमनलाल एक अनुभवी जौहरी था। वो अपनी दुकान पर आभूषणों को सजाए हुए बैठा था। अरे जीतू, क्या बात है भाई, आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पर आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे चमनलाल, तुम तो जानते ही हो मैं एक छोटा व्यापारी आदमी हूँ। महीने भर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है, बस इसीलिए आना कम हो गया है। हो, मैं सब जानता हूँ। अरे भैया, मेरी ये समझ नहीं आया कि तुम व्यापार करते कहाँ हो। अब खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? ए देखो। जीतू जेब से अंगूठी निकालकर चमनलाल को दिखाने लगा। अंगूठी देखकर चमनलाल की आंखें चमक उठी। आहा, ये अंगूठी तो बड़ी विचित्र लग रही है, और इसका हीरा तो ये तो बहुत ही बेशकीमती है भैया। जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम ही इसकी कदर जानते हो। अच्छा, ये बताओ बेचने आए हो? हाँ। चमनलाल ने एक छोटी सी पोटली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर जीतू की ओर बढ़ा दी। जीतू मुद्राओं की पोटली लेकर चला गया। बाहर खड़ा गधा ये सब देख रहा था। इधर सुमन घर के बाहर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अरे हमारा हीरा कहाँ गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा गधा कहीं का। एक तो तुम्हें गधे की पड़ी है, इधर मेरी जान आफत में आई हुई है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अरे महाराज, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी लाऊं तो लाऊं कहां से। सुमन रोने लगी। रघु माथा पकड़कर बैठ गया। इधर चमनलाल दुकान में बैठा अंगूठी को बार बार गौर से देख रहा था। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ससुरा जीतू व्यापारी है ही नहीं, और इतनी कीमती अंगूठी के बदले सिर्फ एक पोटली स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। अगर मैं चाहूँ तो इसे 20 पोटलियों में बेचकर राज्य का सबसे अमीर जौहरी बन सकता हूँ। तभी दुकान में चमनलाल का मित्र गिरधर आ पहुंचा। अरे चमनलाल, ये अकेले अकेले का बड़बड़ा रहे हो भाई? अरे आओ गिरधर, आओ, तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये अंगूठी देखो। गिरधर अंगूठी को देखकर चौंक पड़ा। गिरधर का राजमहल में आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसे महल में चल रहे घटनाक्रम का पता था। और ये अंगूठी तो राजा अमरजीत की है। क्या? हाँ, अरे सुबह से ही राजमहल में खलबली मची हुई है। ये अंगूठी चोरी हो गई थी, राजा ने पूरा महल हिला रखा है। अरे मगर मुझे तो ये जीतू व्यापारी बेचकर गया है। अरे वो व्यापारी नहीं है, चोर होगा, चोर। अरे तो अब मैं क्या करूं? अगर राजा अमरजीत को पता चल गया तो वो मुझे दोषी समझेंगे। वो क्यों मानेंगे कि कोई चोर आया बेच कर गया? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं राजा को सब बता दूंगा, समझ गया? ठीक है? नहीं गिरधर, नहीं, मैं स्वयं राजा की अंगूठी दूंगा। हो सकता है कि राजा मुझसे खुश होकर मुझे कुछ पुरस्कार दे दे। गिरधर वहाँ से चला गया। चमनलाल एक चतुर आदमी है। वो अंगूठी के बहाने राजमहल में घुसना चाहता था। ऐसा करने के लिए वो योजना बनाता है और गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि ससुरा जीतू कोई व्यापारी नहीं, एक नंबर का चोर है, चोर। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस अंगूठी को मैं कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख दूंगा किसी को भी ना मिले, और राजा अमरजीत से कहूंगा कि जीतू ये अंगूठी मेरे पास लेकर आया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा ही नहीं। राजा अमरजीत की नजरों में जीतू दोषी साबित हो जाएगा और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बाहर खड़ा गधा ये सब सुन रहा था और वो चमनलाल की लालसा समझ जाता है। चमनलाल कुछ कर पाता उससे पहले। ये जौहरी तो जीतू से भी बड़ा चोर निकला, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। गधा तेजी से दुकान में घुस गया और बंशीलाल की आंखों के सामने अंगूठी खा गया। अरे ओ गधे, ये तूने क्या किया? नालायक कहेगा, चल बाहर चल। गधे के इस काम से चमनलाल को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में गधे को पकड़ने दौड़ पड़ा और बीच सड़क में ही धड़ाम से गिर पड़ा, लेकिन गधा तेज रफ्तार से वहाँ से भाग गया। अब मुझे जल्दी से मालिक और मालकिन को बताना होगा कि अंगूठी मेरे पेट में है। गधा पूरी ताकत से दौड़ता हुआ रघु के घर की ओर बढ़ गया। इधर राजा अमरजीत चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। दरबार में सन्नाटा पसरा था। तभी दरबार में गिरधर आ पहुंचा। महाराज, मैंने आपकी उस अंगूठी को राज्य के सबसे कुशल जौहरी चमनलाल के पास देखा है। क्या? चमनलाल जौहरी के पास? अरे वो अंगूठी वहां कैसे पहुंची? वो, इसका मतलब ये है कि उस धोबी ने चमनलाल को अंगूठी बेच दी है। हाँ महाराज, चमनलाल ने कहा था कि वो अंगूठी उसे जीतू नाम के एक व्यापारी ने दी थी।
ओहो, तो फिर उस धोबी ने वो अंगूठी जीतू को बेची होगी और जीतू ने चमनलाल जौहरी को, ऐसा हुआ होगा। हाँ महाराज, फिलहाल तो अंगूठी मिलना बहुत आवश्यक है। सैनिकों, जाओ रघु धोबी और चमनलाल जौहरी को बंदी बनाकर दरबार में हासिल करो, जाओ। कुछ ही देर में सैनिक रघु धोबी और चमनलाल जौहरी को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। रघु, तुम तो कह रहे थे कि अंगूठी के बारे में कुछ नहीं जानते, और सच्चाई ये है कि तुमने अंगूठी चुराकर चमनलाल जौहरी को बेच दी, क्यों? महाराज, मैं चमनलाल जौहरी को जानता तक नहीं हूँ। चमनलाल, तुम्हें वो अंगूठी कहाँ से मिली, बताओ। महाराज, वो अंगूठी मुझे जीतू नाम के एक व्यापारी ने दी थी। वो अक्सर सोने और हीरे से बनी वस्तुएं मुझे लाकर बेचता है। ओ रघु, क्या तुम जीतू को जानते हो? हाँ महाराज, वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। ठीक है, तो हम स्वयं तुम्हें चमनलाल को लेकर राजगुरु और कुछ सैनिकों के साथ टीपू के घर ले जाएंगे, चलो। कुछ ही देर में राजा अमरजीत, रघु धोबी, चमनलाल, राजगुरु और कुछ सैनिकों को लेकर जीतू के घर पर पहुंच गया। उन सब ने देखा कि जीतू अपने घर के बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जीतू उन सबको वहां देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा अमरजीत जीतू की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा भेद खुल गया है जीतू, मुझे पता लग गया है कि तुम एक चोर हो, और अब मुझे सच सच बता दो। मैं इतना क्रोधित हूँ कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, बोलो। महाराज, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बस माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ तो बोलो। महाराज, मैंने रघु धोबी को वस्त्र धोते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि आपके वस्त्रों में से एक सुंदर अंगूठी नीचे गिर गई है। रघु की आंखों में उस अंगूठी को देखकर लालच आ गया। वो अपने गधे से बात कर रहा था कि वो अपनी अंगूठी बेचकर अपनी किस्मत बदल सकता है। फिर क्या हुआ? महाराज, मैं तो चोर हूं ना। मैंने मौके का फायदा उठाया और रात में रघु के घी वो अंगूठी चुरा ली और चमनलाल जौहरी को बेच दी। बस यही सच है महाराज, और आपकी अंगूठी चमनलाल के पास है। ओहो, तो अंगूठी तुम्हारे पास है चमनलाल, क्यों? महाराज, वो अंगूठी मेरे पास थी, लेकिन क्या? महाराज, वो अंगूठी एक गधा खा गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? गधा अंगूठी खा गया? अरे गधा अंगूठी क्यों खाएगा है? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, क्यों चमनलाल? महाराज, कहीं वो गधा मेरा तो नहीं? मेरा गधा सुबह से लापता है। अरे क्या लगा रखा है गधा अंगूठी लापता, फिर गधा फिर अंगूठी। सीधी सी बात है कि मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पर लेकर आओ उसे। उसी समय वहाँ हीरा गधा आ पहुँचा। महाराज, हाँ, यही वो गधा है जिसने मेरे सामने अंगूठी निगल ली थी। हाँ। अगर इस गधे ने अंगूठी निगली है तो ये अंगूठी इसके पेट से ही निकलेगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझना चाहता था, लेकिन गधा होने के कारण बोल नहीं पाया। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनी से एक साधु प्रकट हो गए। महाराज, ये तो वही साधु है जिन्होंने हमें अंगूठी दी थी। राजा अमरजीत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बेजुबान जानवर की हत्या करते हुए। साधु महाराज, दरअसल अंगूठी गधे के पेट में है और आपको वो अंगूठी हर हाल में चाहिए थी, बस इसीलिए। राजा अमरजीत, अंगूठी कितनी भी चमत्कारी क्यों ना हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। गधे ने जो अंगूठी निगली है वो बहुत चमत्कारी है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें बोलने की शक्ति मिल चुकी है। अब सच बताओ। गधा कांपते हुए इंसानी आवाज में भावुक स्वर में बोला, महाराज, मैं गधा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके वस्त्र से वो अंगूठी गिरी थी। मेरे मालिक रघु की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच भर आया। मैंने देखा कि दूर खड़ा जीतू भी उस अंगूठी का लालच भरी नज़रों से देख रहा था। मैं धीरे धीरे जीतू के पास गया। जीतू ने सोचा कि भला एक गधा उसे क्या ही खतरा पहुंचा सकता है। रात में जब सब सो रहे थे तब जीतू चोरी करने के लिए आया। मैंने अपने मालिक को अपने अंदाज में जगाने की बहुत कोशिश की। ढैंचू 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 मैंने खूब आवाज़ निकाली, पैरों से ज़मीन खुरची, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और जीतू मेरी आंखों के सामने उस अंगूठी को चुरा कर ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह जब मालिक रोते हुए घर लौटे और कहने लगे कि महाराज अमरजीत सिंह उन्हें जान से मार देंगे, तो मुझे उन पर तरस आ गया। मुझे पता था कि अंगूठी जीतू ने चुराई थी और वो कहाँ रहता है।
मैं दीपू के घर गया और वहां देखा कि वो सीधे चमनलाल जौहरी की दुकान पर खड़ा है और अंगूठी उसने बेच दी। लेकिन चमनलाल जौहरी की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो अंगूठी आपको लौटाने के बजाय उसे बेचकर फायदा कमाना चाहता था और वो केवल जीतू को फंसाना चाहता था। जब मैंने चमनलाल के मुंह से ये सब सुना तो मुझे यकीन हुआ कि अगर अंगूठी महाराज को नहीं मिली तो मेरे मालिक की जान चली जाएगी। तभी मैंने चमनलाल की दुकान से मौका देखकर अंगूठी निकल ली। उसके बाद से मैं इस वक्त यहाँ आकर सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अंगूठी मेरे पेट में है और असली गुनहगार जीतू और चमनलाल हैं। लेकिन महाराज, आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरी जान लेने के लिए आपने तलवार निकाल ली। क्या मेरी इतनी ही कीमत है? देखा महाराज, देखा, ये जानवर है जानवर, लेकिन इसने तुम सबकी मदद करनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा इंसानियत इस जानवर में है, फिर भी इसकी बात तक नहीं सुनी और तुमने अपने गधे को बेवजह पीटा, जबकि ये तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाहता था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, तू सच में हीरा है हीरा। मैं तो अंगूठी में लगे हीरे को देखकर खुश हो गया था, लेकिन मेरे पास तो तेरे जैसा हीरा था और मैं तुझे पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। साधु ने गधे की पीठ पर हाथ रख दिया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से वो अंगूठी साधु के हाथ से प्रकट हो गई। महाराज, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। जीतू और चमनलाल को कैद में डाल दो और रघु, केवल इस गधे की वजह से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं मैं, वरना तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया था। अगर इस गधे ने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं तुम्हें भी कारागार में डाल देता। महाराज, हमें माफ कर दीजिए और इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल मेरे हीरे चल, अब तुझे कभी तक नहीं करूँगा। उस दिन के बाद रघु की किस्मत बदल गई। वो गधे की खूब सेवा करने लगा और उसकी जिंदगी में खुशियाँ आ गई।